यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद बैंगनी मिंक ने आरव की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक तभी जब बिस्ट सम्राट प्रसन्न हुआ, बैंगनी मिंक के मुंह से फिर से उतार चढ़ाव की लहरें निकली। थोड़ी देर बाद बिस्ट सम्राट ने आरव पर गहरी नजर डाली और कहा, बच्चे, तुम्हें उसका समर्थन मिलना वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली है। यह कहने के बाद उसने फिर से बैंगनी मिंक को देखा और कहा, मैं तुम्हारी शर्तों पर सहमत हूँ। बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया और फिर उसने आरव की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान प्रकट की। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह छोटा साथी और बिस्ट सम्राट किस बारे में बात कर रहे थे। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि बिस्ट सम्राट के अनुरोध ने उस छोटे साथी को परेशान किया था। इसके अलावा छोटे साथी ने शायद अंत में उसकी वजह से सहमति व्यक्त की थी। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव का दिल गर्म महसूस हुआ और उसने कहा, मुझे भी लगता है कि मैं छोटे साथी से मिलकर बहुत भाग्यशाली हूँ। बैंगनी मिंक ने आरव की बात सुनकर तुरंत अपने गोल और मोटे चेहरे पर एक शानदार मुस्कान प्रकट की और फिर वह आरव के कंधे पर चमकती हुई आरव के चेहरे से अपना माथा रगड़ने लगा। जब बिस्ट सम्राट ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में सदमे की एक लकीर कौंध गई। शुरुआत में उसने महसूस किया कि बैंगनी मिंक के पास आरव के पास रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है, या यह उसके हितों से संबंधित कुछ कारणों से था। हालांकि यह आदमी और मिंक अब शायद सिर्फ साथी नहीं थे। जब उसने अभी अभी बैंगनी मिंक के साथ चर्चा की गई शर्तों के साथ इसे जोड़ा तो बिस्ट सम्राट जानता था कि उसे आरव के साथ व्यवहार करने का तरीका पूरी तरह से बदलना होगा। जब उसने यहाँ तक सोचा तो बिस्ट सम्राट थोड़ा झिझका और फिर उसने अपनी उंगली आरव की ओर झटकी और फिर सोने की रोशनी की एक लकीर सीधे आरव के शरीर में प्रवेश कर गई। आरव का पूरा शरीर हिल गया, जबकि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में कुछ जोड़ा गया है, फिर भी वह उसे महसूस करने में असमर्थ था। उसने तुरंत अपने दिल में सदमे और भ्रम को दबा दिया और फिर उसने बिस्ट सम्राट को देखा और एक हैरान स्वर में बात की, वरिष्ठ, यह क्या है? यह एक कवच है, बिस्ट सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे बैंगनी स्वर्ण कवच कहा जाता है। यह कभी एक निम्न स्तर स्वर्ग स्तर का कवच था, लेकिन इसे अभी केवल उच्च स्तर धरती स्तर का माना जा सकता है। एक स्वर्गस्तर का कवच? आरव तुरंत हाफ उठा। हे भगवान, एक स्वर्गस्तर का कवच? स्वर्गस्तर? आरव अपनी शांति बनाए रखने में थोड़ा असमर्थ था। वर्तमान में उसका शारीरिक शरीर एक साधारण आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट से कम नहीं था, और अब जब उसके पास यह कवच था तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसका शारीरिक बचाव अब कितना असामान्य था। उत्साहित मत हो, बिस्ट सम्राट ने कहा, क्या मैंने तुम्हें अभी नहीं बताया? इसे अब केवल उच्च स्तर धरती स्तर का कवच माना जा सकता है और यह अपनी सर्वोत्तम अवस्था की तुलना में बहुत कमजोर है। आरव का दिमाग यह सुनकर थोड़ा साफ हो गया। हालांकि निम्न स्तर स्वर्ग स्तर और उच्च स्तर धरती स्तर में केवल एक स्तर का अंतर था, आरव समझ गया कि वह छोटा सा अंतर क्या दर्शाता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। एक पल के लिए गहराई से विचार करने के बाद आरव ने कहा, वरिष्ठ, मेरे ज्ञान के अनुसार स्वर्गस्तर के खजाने की गुणवत्ता का कम होना आसान नहीं होना चाहिए, है ना? बिस्ट सम्राट मुस्कुराया और कहा, यह सच है। यहाँ तक कि एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को भी स्वर्गस्तर के खजाने को नष्ट करना बेहद मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर यह मैं हूं? हाँ हाँ। आरव ने बिस्ट सम्राट की बात सुनकर कड़वाहट से हंसे बिना नहीं रह सका। वास्तव में अगर कोई साधारण व्यक्ति स्वर्गस्तर के खजाने को नष्ट करना चाहता है तो यह निस्संदेह एक कल्पना होगी। हालांकि क्या यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो उसके सामने खड़ा था कोई साधारण व्यक्ति था?
भले ही यह कवच मेरे लिए बेकार है, लेकिन यह तुम्हारी वर्तमान साधना के दायरे में तुम्हारे लिए अत्यधिक उपयोगी है, बिस्ट सम्राट ने कहा। आरव ने सिर हिलाया और कड़वाहट से हंसा। हालांकि एक उच्चस्तर धरती स्तर का खजाना बहुत अच्छा था, लेकिन वह स्वर्गस्तर के खजाने की तुलना कैसे कर सकता था। लेकिन आरव इस तथ्य को स्वीकार करने में सक्षम था, क्योंकि कुछ होना कुछ भी न होने से बेहतर था। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव ने बिस्ट सम्राट की ओर मुट्ठी बांधकर कहा, वरिष्ठ, इस उपहार के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। इस स्वर्गस्तर के खजाने का स्तर धरती स्तर तक कैसे गिरा? क्योंकि इस कवच के मालिक ने जबरदस्ती मेरा एक घूंसा सहा था, बिस्ट सम्राट ने कहा। वह इंसान इस कवच की वजह से बच गया था। हालांकि इस कवच के भीतर की आत्मा नष्ट हो गई। एक बार जब इसने अपनी आत्मा खो दी तो इस कवच को केवल साधारण माना जा सकता था, और अगर यह इस बात पर विचार नहीं किया गया होता कि उस आत्मा ने अपने मालिक की वफादारी से रक्षा की थी, तो मैं इस कवच को बहुत पहले ही फेंक चुका होता। उस साथी की साधना क्या थी जिसने वरिष्ठ के एक घूंसे का सामना किया था? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। बिस्ट सम्राट ने आरव की ओर देखा और कहा, आत्मोन्नति स्तर। हालांकि वह कोई साधारण आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ नहीं था। बेशक अगर इस कवच की आत्मा की वफादार सुरक्षा नहीं होती तो वह मेरा एक घूंसा भी सहने में असमर्थ होता, चाहे वह कितना भी असाधारण प्रतिभाशाली क्यों न हो। आरव की पलकें तब फड़क उठीं जब उसने यह सुना। एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ ने वास्तव में इस बिस्ट सम्राट के एक घूंसे से बचने के लिए स्वर्गस्तर के खजाने पर भरोसा किया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के पास स्वर्गस्तर का खजाना नहीं है तो उस आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के लिए बिस्ट सम्राट के एक घूंसे का भी सामना करना असंभव होगा? आरव सदमे में था। बिस्ट सम्राट वास्तव में कितना मजबूत है? यह कवच मूल रूप से युद्ध में अपने मालिक की सहायता के लिए मानव रूप ले सकता था, और जब इसका मालिक खतरे में होता था तो यह स्वचालित रूप से उसकी रक्षा करता था। हालांकि अब जब इसने अपनी आत्मा खो दी है तो इसमें केवल एक रक्षात्मक डार्क बिस्ट खजाने की क्षमता है। इसके अलावा यह अब स्वचालित रूप से अपने मालिक की रक्षा नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, तुम्हें भविष्य में इसे अपनी गूढ़ ऊर्जा से सक्रिय करना होगा। तुम अभी इसे आजमा सकते हो, बिस्ट सम्राट ने कहा। आरव ने यह सुनकर सिर हिलाया और फिर उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उमड़ पड़ी। एक पल में ऊर्जा से बना एक पतला बैंगनी स्वर्ण रंग का कवच उस पर दिखाई दिया, और उसके सिर के अलावा उसने उसके पूरे शरीर और यहाँ तक कि उसकी बाहों को भी ढक लिया। आरव उस बैंगनी स्वर्ण रंग के ऊर्जा कवच को देखकर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। हालांकि उसने अपनी दो आंखों से इसकी रक्षात्मक क्षमताओं को नहीं देखा था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। लेकिन वह महसूस करने में सक्षम था कि यह कितना भयानक था। दूसरे शब्दों में, जब उसके शारीरिक शरीर की ताकत को बैंगनी स्वर्ण कवच की रक्षात्मक क्षमता के साथ मिला दिया गया, तो एक साधारण राजा स्तर का विशेषज्ञ उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बिस्ट सम्राट ने अचानक पूछा, ठीक है, क्या तुम्हारे पास अभी भी वह कमांड टोकन है जो मैंने तुम्हें दिया था? आरव ने यह सुनकर अचंभित रह गया। अगर बिस्ट सम्राट ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो आरव लगभग उस कमांड टोकन को भूल गया होता। उसने तुरंत अपनी हथेली को पलटा और उसे बाहर निकाला। आरव की हथेली में कमांड टोकन को देखकर बिस्ट सम्राट मुस्कुराया और कहा, बच्चे, मुझे कहना होगा कि तुम बेवकूफ हो। क्या तुम जानते हो कि यह कमांड टोकन क्या दर्शाता है? यह क्या दर्शाता है? आरव वास्तव में नहीं जानता था।
यह मेरी उपस्थिति को दर्शाता है। बिस्ट सम्राट मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे कब्जे में इस कमांड टोकन के साथ तुम मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य के कुछ निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर पूरी महापर्वत श्रृंखला में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। इसके अलावा तुम आत्मिक स्तर से नीचे के डार्क बिस्टों को आदेश दे सकते हो। अगर तुमने उस दिन घिरे होने पर इस कमांड टोकन को निकाल लिया होता तो तुम उस समय आई सारी परेशानी से बच सकते थे। आत्मिक स्तर से नीचे के डार्क बिस्टों को आदेश दे सकते हो। आरव सदमे में था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि इस कमांड टोकन में वास्तव में ऐसा कार्य है। हालांकि यह केवल आत्मिक स्तर से नीचे के डार्क बिस्ट थे, लेकिन महापर्वत श्रृंखला में डार्क बिस्टों को आदेश देने में सक्षम होना अभी भी बेहद भयानक था। आखिरकार महापर्वत श्रृंखला पर डार्क बिस्टों की संख्या अरबों में थी। थोड़ी देर बाद आरव ने अपने दिल में सदमे को दबा दिया और कहा, वरिष्ठ, क्यों? बिस्ट सम्राट हंसा और बैंगनी मिंक को देखा और कहा, यह स्वाभाविक रूप से इसकी वजह से है। तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आत्मिक स्तर या उससे ऊपर के डार्क बिस्टों के अलावा लगभग कोई भी डार्क बिस्ट नहीं है जो छोटे साथी द्वारा रखे गए भयानक ब्लडलाइन दबाव का विरोध करने में सक्षम हो। जब ऐसा है तो मैं तुम दोनों को सुविधा क्यों नहीं दूंगा? आरव ने यह सुनकर रूखी हंसी हंसी। जाहिर है बिस्ट सम्राट डार्क बिस्टों के भयानक समूहों के बारे में छोटे साथी को जानता था। वास्तव में आत्मिक स्तर से नीचे के लगभग कोई भी डार्क बिस्ट नहीं थे जो उसके भयानक ब्लडलाइन दबाव का विरोध कर सकें। इसके अलावा छोटे साथी की ताकत एक बार फिर सुधर गई थी, इसलिए यह शायद सिर्फ राजा स्तर के डार्क बिस्ट नहीं थे जो छोटे साथी के ब्लडलाइन दबाव का विरोध नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि कुछ आत्मिक स्तर के डार्क बिस्ट भी शायद इसके ब्लडलाइन दबाव का विरोध करने में असमर्थ होंगे। तुम कर्मफल सौभाग्य को जब्त करने के लिए प्राचीन युद्ध क्षेत्र जा रहे हो, बिस्ट सम्राट ने धीमी आवाज में बात की थी। आरव अचंभित था। वह नहीं जानता था कि बिस्ट सम्राट ने यह सवाल क्यों पूछा था, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मैंने संस्थापक पूर्वज से वादा किया था कि मैं महाचिन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर्मफल सौभाग्य को जब्त करने के लिए करूंगा। बिस्ट सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, अगर यह संभव हो तो कर्मफल सौभाग्य के लिए लड़ने मत जाओ और मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य में ही रहो। इस तरह तुम अपनी जान बचा पाओगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वरिष्ठ? आरव ने यह कहते हुए भौं सिकोड़ी। बिस्ट सम्राट ने सिर उठाया और दक्षिण की ओर देखा और फिर उसने हल्के से आह भरी और कहा, तुम्हें शायद पता होगा कि 6 महान शक्तियों और महाचिन साम्राज्य के बीच का संबंध सामंजस्यपूर्ण नहीं है। वर्तमान में महाचिन साम्राज्य दोपहर के चमकते सूरज की तरह है और उसकी शक्तियों ने पहले ही आदित्य विद्यालय और अन्य 5 महान शक्तियों में भय पैदा कर दिया है। इसके अलावा संस्थापक सम्राट महान आकांक्षाएं रखता है और उन असाधारण संप्रदायों को नष्ट करने का इरादा रखता है। दूसरे शब्दों में महाचिन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों के बीच जल्द या बाद में लड़ाई छिड़ जाएगी। इस समय तुम कर्मफल सौभाग्य के लिए लड़ने के लिए महाचिन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। यह ठीक होगा अगर तुम्हारी उपलब्धियां खराब हो या तुम प्राचीन युद्ध में मारे जाओ। हालांकि अगर तुम सफल हुए तो क्या तुम्हें लगता है कि 6 महान शक्तियां तुम्हें जिंदा रहने देंगी? आरव ने यह सुनकर मौन धारण कर लिया। उसने अतीत में इन सब के बारे में नहीं सोचा था। जब बिस्ट सम्राट ने अब इसके बारे में बात की तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह बिना जाने ही इन महान शक्तियों के बीच एक भंवर में बह गया था। इसके अलावा अपनी वर्तमान ताकत के साथ ऐसे भंवर में बह जाने से वह निश्चित रूप से टुकड़ों में कुचल जाएगा। हालांकि आरव कड़वाहट से हंसा, सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ, मैं आपके अच्छे इरादों की सराहना करता हूं। हालांकि मैंने संस्थापक पूर्वज के साथ एक समझौता किया है
और मैं संस्थापक पूर्वज द्वारा मेरी माँ के जीवन की रक्षा करने के बदले में साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर्मफल सौभाग्य को जब्त करने के लिए करूंगा। अपनी माँ की खातिर मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। बिस्ट सम्राट ने आरव की ओर देखा और फिर हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने कहा, कोई बात नहीं। चूंकि तुम प्राचीन युद्ध क्षेत्र जा रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ सौभाग्य दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम वहां पहुंचने के बाद मेरे डार्क बिस्ट जाति को कुछ मदद प्रदान कर पाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बिस्ट सम्राट ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और आरव के माथे के केंद्र को अपनी उंगली से छुआ और फिर भयानक ऊर्जा की एक लकीर उसकी उंगली से आरव में उमड़ गई। जैसे ही शुद्ध ऊर्जा की एक लकीर उसके शरीर में लगातार उमड़ रही थी, आरव की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि बिस्ट सम्राट वास्तव में अभी उसकी साधना को जबरदस्ती सुधार रहा था। इस खोज ने आरव को हैरान कर दिया क्योंकि उसकी साधना का जबरदस्ती सुधार बहुत संभव था कि उसे अपूरणीय नुकसान पहुंचाए। सख्ती से कहें तो यह उसे राजा स्तर से आगे बढ़ने में भी असमर्थ कर सकता था। बिस्ट सम्राट वास्तव में क्या करने का इरादा रखता है? दुर्भाग्य से वह अभी पूरी तरह से विरोध करने में असमर्थ था और वह केवल बिस्ट सम्राट को उस शुद्ध ऊर्जा को जबरदस्ती उसमें डालने की अनुमति दे सकता था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक अज्ञात समय के बाद बिस्ट सम्राट ने अचानक अपने हाथ हटा लिए। उसी समय एक भयानक प्रभावशाली आभा आरव के शरीर से बाहर निकली। बिस्ट सम्राट मुस्कुराए, फिर उन्होंने हल्के से अपना हाथ हिलाया और भयानक प्रभावशाली आभा तुरंत गायब हो गई। बिस्ट सम्राट की आंखों में आरव को, जिसने अभी भी अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, देखकर प्रशंसा और आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने आरव की प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता को कम करके आंका था। उनके शुरुआती अनुमान के अनुसार आरव अधिकतम 15 मिनट तक ही उनकी ऊर्जा को सहन कर पाएगा। हालांकि आरव ने इसे लगभग 4 घंटे तक सहन किया था। यहाँ तक कि एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ को भी उनकी ऊर्जा को 4 घंटे तक सहन करना मुश्किल होगा। फिर भी आरव, जो केवल पहले दिव्य स्तर पर था, उसने ऐसा कारनामा पूरा कर दिखाया था। इसी के साथ बिस्ट सम्राट को जैसे ही झटका लगा, वे थोड़े असमंजस में पड़ गए। वे इस बात को लेकर असमंजस में थे कि आरव इतनी ऊर्जा को क्यों सह पाया। काफी समय बीतने के बाद आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और फिर अपने शरीर की जांच करने के बाद वह तुरंत हांफने लगा, क्योंकि उसने देखा कि वह पहले से ही राजा स्तर पर था। हे भगवान! मैंने सिर्फ 2 रैंक की प्रगति की थी, फिर भी अब मैं एक पूरे स्तर से आगे बढ़ गया हूं। क्या ऐसी गति थोड़ी ज्यादा भयानक नहीं है? उसे कोई सुखद आश्चर्य महसूस नहीं हुआ और उसने केवल सदमा महसूस किया, क्योंकि अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए बाहरी ताकतों का अत्यधिक उपयोग निश्चित रूप से उसके शरीर को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा। जब उसने यहां तक सोचा तो आरव ने बिस्ट सम्राट की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ। बिस्ट सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और आरव को बाधित किया। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो और मैं जानता हूं कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी साधना को बलपूर्वक इसलिए सुधारा क्योंकि तुम्हारी नींव अत्यंत ठोस है। इसके अलावा तुम्हारे भौतिक शरीर और नसों की दृढ़ता एक साधारण राजा स्तर के विशेषज्ञ से कहीं अधिक है। दूसरे शब्दों में, तुम पहले ही राजा स्तर प्राप्त करने के लिए सभी शर्तों को पूरा कर चुके थे और एकमात्र कारण तुम आगे नहीं बढ़ पाए थे वह यह था कि तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण कारक की कमी थी। यह सुनकर आरव ने राहत की सांस ली। ठीक है, जब तक इससे मुझे कोई पता न लगने वाली चोट नहीं लगती, तब तक सब ठीक है। जब उसने यहाँ तक सोचा
तो उसने बिस्ट सम्राट को गंभीरता से प्रणाम किया और कहा, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। मैं इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। उसने ये शब्द ईमानदारी से कहे थे, क्योंकि अगर बिस्ट सम्राट न होते तो राजा स्तर में प्रगति करने में उसे शायद कुछ समय लगता और उसे वास्तव में प्राचीन रणभूमि में उन असाधारण प्रतिभाओं का सामना करने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था, जबकि वह अभी भी पहले दिव्य स्तर पर था। अब जब उसने राजा स्तर में प्रगति कर ली है तो क्या उसे आरव को साधना के उसी स्तर में किसी से डरने की जरूरत होगी? बिस्ट सम्राट मुस्कुराए और कहा, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मुझे भविष्य में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जब समय आएगा तो तुम मना नहीं करोगे। क्या मैं जान सकता हूं कि वरिष्ठ को मेरी किस चीज में मदद की जरूरत है? आरव असमंजस में पड़ गया। बिस्ट सम्राट के पास असाधारण शक्ति थी, फिर भी उन्होंने वास्तव में कहा कि उन्हें आरव की मदद की जरूरत है, और इससे आरव बहुत हैरान हुआ। जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, बिस्ट सम्राट मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा चरित्र गर्वित है और तुम झुकने के बजाय मरना पसंद करोगे। हालांकि प्राचीन रणभूमि पहुंचने के बाद तुम्हें प्राचीन नगर के भीतर बिल्कुल भी मुसीबत खड़ी नहीं करनी चाहिए, विशेष रूप से प्रवर्तन दल के साथ। कृपया इसे याद रखना। यह सुनकर आरव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यह बिस्ट सम्राट जैसी हस्ती को भी भयभीत करने में सक्षम है। वह प्रवर्तन दल वास्तव में किस तरह की हस्ती है? आरव ने थोड़ी देर गहराई से सोचा, इससे पहले कि उसने पूछा, वरिष्ठ वह किस तरह का दल है? इसके अलावा प्राचीन नगर क्या है? तुम प्राचीन नगर के बारे में भी नहीं जानते, फिर भी अकेले प्राचीन रणभूमि जाने की हिम्मत करते हो। बिस्ट सम्राट मुस्कुराए और बोले, प्राचीन नगर प्राचीन रणभूमि का एकमात्र शहर है। एक बार जब तुम डार्क बिस्ट साम्राज्य के क्षेत्र को छोड़ देते हो तो प्राचीन रणभूमि के आसपास कुछ 100,000 किलोमीटर के क्षेत्र में प्राचीन नगर ही एकमात्र शहर है। गुप्त ड्रैगन स्तंभ तक पहुंचने के लिए प्राचीन नगर एक ऐसा स्थान है जहां से हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए कर्मफल का भाग्य जब्त करने आए सभी असाधारण प्रतिभाएं गुप्त ड्रैगन स्तंभ के खुलने का इंतजार करते हुए कुछ समय के लिए वहां रहने का विकल्प चुनेंगे। दूसरे शब्दों में, पूरे महाद्वीप की सभी असाधारण प्रतिभाएं इस अवधि के दौरान वहां दिखाई देंगी। पूरे महाद्वीप की सभी असाधारण प्रतिभाएं। आरव ने माथे पर बल डाला और कहा, तो क्या प्राचीन नगर अत्यंत अराजक नहीं होगा? अराजक? बिस्ट सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शहर में व्यवस्था है और वहां व्यवस्था बनाए रखने वाले केंद्रीय क्षेत्र के 3 नाइन्थ रैंक संप्रदाय, दैत्य इलाके का एक असाधारण दैत्य जंतु कबीला और नेदर इलाके और दैत्य इलाके की कुछ असाधारण शक्तियां हैं। जब इन असाधारण शक्तियों द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है तो वहां कोई भी लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं करता। 9th रैंक संप्रदाय। आरव ने माथे पर बल डाला और कहा, वरिष्ठ, क्या संप्रदायों को भी रैंकों में विभाजित किया गया है? बेशक, बिस्ट सम्राट ने कहा, दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के संप्रदायों को रैंकों में विभाजित किया गया है। शायद तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि 9th रैंक संप्रदाय होने का क्या मतलब है। मुझे समझाने दो। अगर दक्षिणी क्षेत्र का सबसे मजबूत संप्रदाय आदित्य विद्यालय केंद्रीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह 3रा रैंक संप्रदाय होगा और शायद इसे 3रा रैंक संप्रदाय भी न माना जा सके। यह सुनकर आरव को झटका लगा। उसने उन 9th रैंक संप्रदायों को नहीं देखा था, लेकिन उसने आदित्य विद्यालय को देखा था। आदित्य विद्यालय ने जो शक्ति कभी कभी प्रकट की थी उसने पहले ही उसे अत्यधिक चौंका दिया था। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि आदित्य विद्यालय में अमर्यंत जैसा एक असाधारण विशेषज्ञ था।
हालांकि तब भी आदित्य विद्यालय वास्तव में केंद्रीय क्षेत्र में केवल एक तीसरे रैंक संप्रदाय के रूप में माना जा सकता था। 9th रैंक संप्रदाय कितने भयानक हैं? दुनिया बहुत बड़ी है। बिस्ट सम्राट ने आरव की ओर देखा और कहा, यह उससे कहीं बड़ी है जितना तुमने कल्पना की है। अगर तुम्हें भविष्य में मौका मिले तो दुनिया की यात्रा करो। तुम देखोगे कि हम इस दुनिया में वास्तव में बहुत छोटे हैं। इसके अलावा तुम्हारी ताकत और क्षमता के साथ तुम्हारे लिए एक अच्छे संप्रदाय में शामिल होना संभव होना चाहिए। आरव हंसा। अगर उसे अपनी मां को बचाना न होता तो अन्य क्षेत्रों की यात्रा के लिए दक्षिणी क्षेत्र छोड़ना कोई बुरा विचार नहीं था। हालांकि उसकी मां अभी भी पुष्प महल के हाथों पीड़ित थी, इसलिए वह अन्य क्षेत्रों के लिए कैसे निकल सकता था। आरव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है वरिष्ठ, आपने अभी मुझसे कहा कि प्रवर्तन दल को नाराज न करूं। प्रवर्तन दल किस तरह की हस्ती है कि वरिष्ठ भी उनसे थोड़ा भयभीत लगते हैं। प्रवर्तन दल को उन असाधारण शक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। बिस्ट सम्राट की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। जैसे उन्होंने कहा, उनकी स्थापना का उद्देश्य प्राचीन रणभूमि और प्राचीन नगर में व्यवस्था बनाए रखना है। बेशक उनका मुख्य उद्देश्य गुप्त ड्रैगन स्तंभ में कर्मफल का भाग्य के लिए लड़ना है। कौन सी शक्ति गुप्त ड्रैगन स्तंभ पर पूरा कब्जा नहीं करना चाहेगी? हालांकि हर कोई स्पष्ट रूप से जानता है कि महाद्वीप में एक भी शक्ति उस पर पूरा कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए उनके पास सेना में शामिल होने और उस पर कब्जा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक आरोहण रैंकिंग्स की बात है, हा, यह केवल छोटी शक्तियों को सांत्वना देने के लिए बनाई गई थी। जब उन्होंने यहां तक बात की तो बिस्ट सम्राट ने आरव पर एक नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, बच्चे, याद रखना कि तुम्हें प्रवर्तन दल को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुम जीवित नहीं रह पाओगे, भले ही तुम्हारे पास कितने भी जीवन हो। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। एक बार जब तुम उन्हें नाराज कर देते हो तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, भले ही तुम आदित्य विद्यालय के मुख्यालय भाग जाओ, वे इतने दुर्जय हैं। आरव ने एक आश्चर्यचकित लहजे में कहा। उनमें सबसे कमजोर सदस्य आत्मोन्नति स्तर पर है। तुम क्या सोचते हो? बिस्ट सम्राट ने एक सपाट लहजे में कहा। यह सुनकर आरव के मुंह के कोने मुड़ गए। सबसे कमजोर आत्मोन्नति स्तर पर है तो सबसे मजबूत का क्या? वास्तव में अगर ऐसी शक्ति उसका पीछा करती है तो बिस्ट सम्राट भी शायद उसे बचाने में असमर्थ होंगे। बिस्ट सम्राट धीरे धीरे बोले, ठीक है, भले ही शहर में व्यवस्था है, वहां की व्यवस्था महाचिन साम्राज्य से अलग है। वहां की तथाकथित व्यवस्था यह है कि दूसरों को उन असाधारण शक्तियों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा वहां सब कुछ शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरे शब्दों में, जब तक तुम उन असाधारण संप्रदायों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाते, तब तक तुम्हें लड़ना चाहिए जब तुम्हें लड़ना पड़े, और तुम्हें घातक वार भी करना चाहिए। केवल उसी तरह से तुम उस परेशानी की मात्रा को कम कर पाओगे जिसका तुम्हें सामना करना पड़ता है। आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मैं स्वाभाविक रूप से इस बारे में जानता हूं। जब उसने यहां तक बात की तो आरव ने बिस्ट सम्राट को एक बार फिर प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ, मैं इस बार आपके द्वारा दिखाए गए दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। अगर वरिष्ठ को भविष्य में मेरी किसी मदद की जरूरत पड़ती है तो मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा, जब तक यह मेरी क्षमता के दायरे में है। शत्रुता का बदला शत्रुता से और दयालुता का बदला दयालुता से चुकाना, यह वह सिद्धांत था जिस पर आरव कार्य करता था। हालांकि बिस्ट सम्राट ने ज्यादातर उसकी मदद छोटे साथी की वजह से की थी, वह बिस्ट सम्राट द्वारा उस पर दिखाए गए दयालुता को मिटा नहीं सकता था और उसे चुकाना था। बिस्ट सम्राट मुस्कुराए और कहा, तुम एक वफादार व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को बहुत महत्व देता है।
मुझे तुम पर भरोसा है और मुझे छोटे साथी के निर्णय पर भरोसा है। जहां तक उस चीज की बात है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं तुम्हें भविष्य में इसके बारे में बताऊंगा। तुम्हारी ताकत अभी भी बहुत कम है और तुम मेरी मदद करने में असमर्थ हो। आरव ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा है तो वरिष्ठ, जब आपको लगता है कि मेरे पास इसे पूरा करने की क्षमता है तब मेरे पास आ सकते हैं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपनी विदाई लूंगा। बिस्ट सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, बिस्ट सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और फिर आरव तुरंत उसी जगह से गायब हो गया। आरव के गायब होने की जगह पर देखते हुए बिस्ट सम्राट चुप हो गए और फिर उन्होंने लंबे समय के बाद हंसते हुए कहा, स्थापना सम्राट। ओह, मदांध साधु भी। आप दोनों को इस बच्चे को छोड़ देने के लिए पछतावे से आपके अंदर जरूर हरे हो जाएंगे। जब वह एक दिव्य मिंक को, जो एक प्राचीन भिन्न दैत्य जंतु है, अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करने में सक्षम है, तो वह एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है। इसके अलावा यह बैंगनी विद्यार्थियों वाला दिव्य मिंक है जो 10,000 वर्षों में भी दुर्लभ है। प्रबुद्ध तलवार। हाँ, प्रबुद्ध तलवार उस बच्चे के भीतर छिपे रहस्यों की तुलना में कुछ भी नहीं है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, बिस्ट सम्राट जोर से हंसे और फिर उनका आंकड़ा चमका और उसी जगह से गायब हो गया। एक अज्ञात समय के बाद आरव को होश आया और फिर उसने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने के दृश्य को देखकर उसे तुरंत झटका लगा। एक अत्यंत शानदार और विशाल शहर उसके सामने खड़ा था। इसे विशाल शहर क्यों कहा गया? क्योंकि शहर की दीवारें 1 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई की थीं। जहां तक उनकी चौड़ाई की बात है, किसी भी मामले में वह राजा स्तर के विशेषज्ञ के पास मौजूद दृष्टि से भी इसका अंत नहीं देख पा रहा था। इस प्राचीन शहर को सबसे शानदार और प्रभावशाली शहर कहा जा सकता है जिसे आरव ने कभी देखा था, और महाचिन साम्राज्य की शाही राजधानी भी इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। अगले ही पल में आरव की नजर प्राचीन शहर के केंद्र की ओर गई, क्योंकि वहां 3 शब्द अंकित थे, प्राचीन नगर। हाँ, एक और नौसिखिया यहाँ है। देखते हैं कि वह स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य और कुत्ते के प्रवेश द्वार में से कौन सा प्रवेश द्वार लेगा। क्या वह मनुष्य प्रवेश द्वार लेगा या कुत्ते का प्रवेश द्वार? ठीक उसी समय जब आरव प्राचीन नगर की भव्यता से चौंक गया था, तभी एक मजाकिया आवाज अचानक बगल से गूंज उठी। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।